Hello students, as you know very well that we started our third unit that is electromagnetism, and we studied the basic concept of electromagnetism, that is how electricity is related to the magnetic field. Secondly, which was the first experiment that showed the relationship between the electricity and magnetism, that is Oersted experiment. And finally we studied about the Biot-Savart's law. This law is compared with the law of electrostatics, that is Coulomb's law. Coulomb's law से इसको क्या किया गया था, कंपेयर किया गया था. ठीक है, तो उसके अंदर हमने कुछ सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ पढ़ी थी. ठीक है, तो जैसे हम लोग कुलम्ब्स लॉ को पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते थे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग पॉइंट के ऊपर, कभी डाइपोल के ऊपर, और आप बोलोगे किसी सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे फाइंड आउट करते थे, ऐसे ही इस पर्टिकुलर वीडियो लेसन के अंदर हम लोग अलग अलग पहले तो क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बायो-सावर्ट्स लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है. सेकंड थिंग हम ये पढ़ेंगे कि बायो-सावर्ट्स लॉ को जब अप्लाई किया जाता है तो फर्स्ट हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी हो तो हम कैसे बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज करेंगे. क्लियर है, तो देखो स्टार्ट करते हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, मतलब वो स्ट्रेट वायर होगी, करंट कैरिंग वायर होगी, और उसको हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं. ठीक है, उस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना वन एंड द सेम थिंग होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट वायर ले ली, ऐसे एक स्ट्रेट वायर ले ली आपने. ठीक है, इस वायर को मैंने एक्स वाई वायर से क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है. क्लियर है. लेट यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दिस वायर. लेट आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. इस वायर से आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और इस वायर से आपने कोई पी पॉइंट ले रखा है. लेट वी से यहाँ वो पी पॉइंट ले लिया. ठीक है, तो पी पॉइंट हो गया आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट. इस पी पॉइंट के ऊपर आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वायर आपने ली है, इस वायर को आगे जाके मैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बोलूंगा. ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब ना तो इस वायर का लोअर एंड डिसाइड होगा ना अपर एंड डिसाइड होगा. ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद फिर आपने क्या कहा, इस पी पॉइंट की लेट मी से इस वायर का कोई भी आर्बिट्रेरी आपने सेंटर ले लिया, उसको सी से डिनोट कर दिया. ठीक है, और वो आर्बिट्रेरी सेंटर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेट मी से हमने डिस्टेंस मान ली, उस डिस्टेंस को मैंने ए पॉइंट से क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है. ठीक है, तो हमने कह दिया P point is at a distance, at a perpendicular distance A from the straight current carrying conductor. ओके, अब आपको P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, तो हम बायो-सावर्ट्स लॉ निकालेंगे. तो बायो-सावर्ट्स लॉ में फर्स्ट थिंग क्या थी, बायो-सावर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. ठीक है, तो यहां आपने एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट मान लिया, और उस करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर को आप आइडियल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हो. क्लियर है, ये आइडियल वेक्टर है, लेट वी से द पोजीशन वेक्टर और द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड आइडियल वेक्टर. ठीक है, उस डिस्टेंस को हम लोग डिनोट कर देते हैं. ठीक है, उस डिस्टेंस को मैंने आर पोजीशन वेक्टर से क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है. क्लियर है. ओके, फिर हम बोलते थे दिस current element vector forms an angle with the position vector, let that angle is denoted by theta. इस एंगल को आपने क्या डिनोट कर दिया, थीटा से डिनोट कर दिया. क्लियर है. ओके, वन मोर थिंग हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं वो है आर्बिट्रेरी सेंटर ऑफ द वायर. वायर का आर्बिट्रेरी सेंटर आपने सी माना था, और स्मॉल करंट एलिमेंट आपने आइडियल माना था. छोटे से करंट एलिमेंट से और सी पॉइंट की डिस्टेंस है ना, वो एल के बराबर है, तो ये एल हो जाएगी यहाँ पे. क्लियर है. ओके, तो ये सब कुछ डेटा कलेक्ट करने के बाद हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ. बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई. ये कांस्टेंट होता था जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफाइन होता था. IDL साइन थीटा, तो IDL को हम लोग करंट एलिमेंट वेक्टर बोलते हैं. साइन थीटा वो एंगल होता था जो करंट एलिमेंट वेक्टर फॉर्म्स विद द पोजीशन वेक्टर. ठीक है, पोजीशन वेक्टर के साथ बनाता था, और आर स्क्वायर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था. ये आपका बायो-सावर्ट्स लॉ हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी.
क्लियर है। अब हमने इस लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट करना है पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्टली इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, पहले इस लॉ को आप एक एंगल की फॉर्म में, एक अनदर एंगल की फॉर्म में लेके आओगे। कैसे लेके आएंगे इस बात को समझना। देखो ये आइडियल जो आपके पास करंट एलिमेंट वेक्टर है, दिस कैन बी टेकन एनीवेयर ऑन द वायर, वायर के ऊपर कहीं भी लिया जा सकता है। और अगर ये कहीं भी लिया जाएगा तो एंगल, देखो ये तो था आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से और पोजीशन वेक्टर के बीच में भी एक एंगल बना हुआ है, इस एंगल को मैं फाई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ फाई वुड चेंज व्हेन दिस आइडियल वेक्टर वुड शिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये फाई एंगल क्या होगा, चेंज होगा। तो ये पर्टिकुलर जो आपके पास डेरिवेशन आया है, मतलब बायो-सेवर्ट्स लॉ जो थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, इस थीटा की फॉर्म से हटा के इस बायो-सेवर्ट्स लॉ को आप फाई की फॉर्म में क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या हो गया, इजी रूल है, ठीक है। आप एक लेट मी से इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, इस पॉइंट को मैं एल पॉइंट बोल देता हूं या एम पॉइंट बोल देता हूं, ठीक है। तो ये एम पी सी, यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है जहां पे सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, फ्रॉम दिस ट्राइंगल थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, क्लियर है। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इन टर्म्स ऑफ लेट वी से थीटा वी कैन राइट इट एज 90 माइनस फाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इससे लिखने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि आपके पास बायो-सेवर्ट्स लॉ के अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के अंदर सिर्फ थीटा नहीं है, साइन थीटा है। तो साइन मैंने ऐसे लिखा, थीटा की जगह मैंने नई वैल्यू जो निकाली है 90 माइनस फाइव की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 90 माइनस फाइव बिकम्स कोस फाइव, ये कोस फाइव बन जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म को तो आपने जो थीटा में थी उसको आपने फाइव में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। सेकंड टर्म लेट मी से आप आर को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आर को एक्सप्रेस, आर क्या है यहाँ पे, आर एक पोजीशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर के बराबर। इस आर को लिखना चाहोगे तो इसी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, मैं ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एमसीपी ट्राइंगल के अंदर, इस एमसीपी ट्राइंगल के अंदर आप लोग क्या देख पा रहे हो, ठीक है, कि यहां आर हाइपोटेन्यूस है और ए यहां पे बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया इन दिस ट्राइंगल बेस ओवर हाइपोटेन्यूस बिकम्स कोस थीटा या कोस फाइव बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या रख सकता हूं, आर की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं ए डिवाइडेड बाई कोस फाइव के बराबर। तो आर को भी आपने फाइव एंगल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। फाइनली आपके पास बच गया डीएल, ठीक है। तो डीएल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसी ट्राइंगल से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का लेंथ है डिवाइडेड बाई बेस इस ट्राइंगल का लेट वी से ए है, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, tan फाई आ जाता है, ठीक है। यहां से आपने एल निकाला तो एल की वैल्यू आ गई यहां से ए tan फाई के बराबर। एक्चुअली में आपको एल नहीं चाहिए, यू नीड डी एल, सो यू नीड टू डिफरेंशिएट इट, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेट डिफरेंशिएटिंग एल विद रिस्पेक्ट टू फाइव, तो हम इसको लिखते हैं डी एल ओवर डी फाइव, ठीक है। 12th क्लास में वो समझते होगे कैलकुलस को, ठीक है। तो ये हो गया ए एज इट इज हो गया। उसके बाद tan फाइव है, tan फाइव को हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, tan फाइव का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर फाइव के बराबर। आपको यहाँ से dl चाहिए था, तो dl आ जाएगा आपके पास ई ए सीकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव के बराबर, ठीक है। अब आपके पास सारी वो वैल्यूज आ गई जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बायो-सेवर्ट्स लॉ में पुट कर सकते हैं। dl की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है, r की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई, और साइन थीटा की, मतलब साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास cos फाइव, ठीक है। लेट व्हेन वी पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन, okay students, since we have calculated all values that we are going to put in the Biot-Savart's law, in that case equation first become dB is equal to, ठीक है, dB, that is dB क्या है आपके पास, small amount of magnetic field induction at point P due to this small current element vector, it would be equal to mu naught over 4 pi as it is, okay, I as it is instead of dl, ठीक है। dl की जगह आप क्या पुट कर दोगे, आप पुट करोगे a secant square phi d phi के बराबर, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास साइन थीटा, साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय cos phi in terms of phi divided by r square will become a square divided by cos square phi के बराबर,
क्लियर है। अगर ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर दिया है तो मैं इसको एक टर्म आगे सोल्व कर देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई एज इट इज, ओके, आई एज इट इज, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। ठीक है, अब आपके पास एक है सीकेंड स्क्वेयर फाई डी फाई के बराबर, सीकेंड स्क्वेयर फाई डी फाई, ओके, और एक आप इस कोस फाई को नीचे ले आते हो। ठीक है, तो कोस फाई को नीचे ले आओ या जैसे भी करना चाहो, इस कोस स्क्वेयर फाई को ऊपर लेके आए तो ये बन जाएगा कोस क्यूब फाई के बराबर। क्लियर है, और डी फाई एज इट इज लिख दिया आपने। अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो इजीली समझ पाओगे आप लोग, सीकेंड स्क्वेयर फाई से हम कोस स्क्वेयर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बचेगा कोस थीटा बचेगा यहाँ पे, ठीक है, या कोस फाई बचेगा। तो आपके पास हो जाएगा डी बी, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए कोस फाई डी फाई। ठीक है, ये आपके पास बचा है। ये इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या दे देते हैं, सेकंड दे देते हैं। क्लियर है, लेकिन ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नहीं आया है पूरी करंट कैरिंग वायर के बेस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आया है ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट या दिस स्मॉल करंट एलिमेंट कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर ऑन द वायर। ठीक है, वायर के ऊपर कहीं भी ले सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना पड़ा इस कंप्लीट वायर की वजह से, ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू कंप्लीट वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास जो आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आया था। ठीक है, उस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, एज इट इज लिख दिया मैंने, कोस फाई डी फाई एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जो हमने निकाली थी टर्म वो सारी एज इट इज लिख दी। व्हेन वी विल इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए विल बिकम कांस्टेंट, सो दे वुड बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली, ये डीएल एलिमेंट मान लेता है यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ ये डीएल एलिमेंट लेट मी से इस पी पॉइंट के साथ ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखा रखा है 5 डिग्री का एंगल बनाता है। और अगर इस ये आईडीएल करंट एलिमेंट वेक्टर ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो ऊपर ये 5 एंगल बनाता है। तो आपका इंटीग्रेशन होगा लोअर लिमिट्स टू अपर लिमिट, इसका मतलब -512 + 5 यहाँ एंगल माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि सी पॉइंट को आपने इस वायर का आर्बिट्रेरी सेंटर मान रखा है। क्लियर है, तो आपके पास आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाएगा ड्यू टू द कंप्लीट वायर, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज रहेगा। क्लियर है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ ओके। उसके बाद है कोस फाई, कोस फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई के बराबर, तो साइन फाई लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग लिमिट्स लगा दिया है 5 से कहाँ तक, 5 तक। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते तो हो जाएगा साइन एज इट इज, उसके बाद साइन अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ साइन अपर लिमिट हो जाएगी 5 अपर लिमिट है, माइनस साइन लोअर लिमिट रखोगे तो साइन 5 माइनस साइन 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस साइन 5 के बराबर। ठीक है, तो कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गया आपके पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी पॉइंट ड्यू टू द कंप्लीट करंट कैरिंग वायर वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 के बराबर। ये हो गया आपके पास कंप्लीट। क्लियर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गई। ठीक है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के अंदर दिस वायर इज कंसीडर्ड टू बी फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वायर लोगे तो दिस फाई 1 एंड फाई 2 एंगल वुड बी फाइनाइट, ये कोई भी होंगे 60 डिग्री 80 डिग्री 85 डिग्री। ठीक है, ऐसे मिलेंगे। और अगर इनफाइनाइट वायर लोगे तो इसके आगे मतलब मैं केस कंसिडर कर रहा हूँ, तो हम 2 या 3 स्पेशल केस कंसिडर करेंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अगर इस वायर को इनफाइनाइट लिया जाए या इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को किसी एक एंड ऑफ द वायर पे शिफ्ट कर दिया जाए तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, सो देखो करते हैं केसेस। ओके स्टूडेंट, तो हमने फर्स्ट केस कंसिडर किया है व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट पी लाइज नियर द सेंटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इससे समझते कैसे, देखो हम लोग पहले मैंने वायर को वर्टिकल दिखाया था, अब मैं वायर को हॉरिजॉन्टल दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल वायर थी, इनिशियली हमने उनको एक्स वाई वायर से रिप्रेजेंट किया था। लेट वी से इस डायरेक्शन के अंदर करंट क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर से आपने ए डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट मान रखा है, उस पी पॉइंट को इस केस के अंदर आपने
उस इनफाइनाइट वायर के आर्बिट्रेरी सेंटर से डिस्टेंस के ऊपर मान लिया है, ठीक है। तो इनिशियली क्या था कि जब भी आप लोग एक छोटा सा डीएल एलिमेंट, आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर इधर लेते थे या आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर इधर लेते थे, तो ये आपके पास जो एंगल थे, ठीक है, ये एंगल एक आपने φ1 रिप्रेजेंट कर रखा था, एक φ2 रिप्रेजेंट कर रखा था, ठीक है। अब केस क्या है आपके पास, व्हेन कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है तो दिस कंडक्टर हैज नो एंड इन द राइट डायरेक्शन एज वेल एज इट हैज नो एंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, okay. In that case this ideal current element vector can be taken anywhere at this point or anywhere at this point, ठीक है। In both the cases this ideal current element vector when shifted away from this arbitrary center C of the wire, ठीक है, ये ideal element जितना वायर के दोनों साइड दूर शिफ्ट होता जाएगा, दिस एंगल वुड इंक्रीज, ये एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर ये आइडियल एलिमेंट यहाँ नहीं होके लेट वी से इस पॉइंट के ऊपर होता, वायर बिल्कुल बोर्ड के एंड्स के ऊपर नजदीक चला जाता है एजिस के, तो ये आइडियल एलिमेंट और भी मतलब ये φ1 वेक्टर और भी बड़ा हो जाता, ठीक है, φ1 एंगल और भी बड़ा हो जाता। तो उस केस के अंदर इस चीज को समझो आप लोग कि जब भी इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं तो दिस एंगल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंगल, तो हम बोलेंगे when the conductor xy is of infinite length and point P lies at the center of the conductor, in that case φ1 as well as φ2 angles both becomes equal to 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ भी मैंने वायर को इनफाइनाइट नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि अगर वायर जितनी बड़ी होती गई तो ये आइडियल पॉइंट है ना, ये आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर ये दूर शिफ्ट होगा, दूर शिफ्ट होगा तो ये φ1 और φ2 एंगल इंक्रीज होंगे। उस केस के अंदर आप ये कहोगे कि ये दोनों एंगल्स इंक्रीज होते होते मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, तो 90 डिग्री। तो जब भी वायर इनफाइनाइट लॉन्ग होगी दीज एंगल्स विल बिकम 90 डिग्री ईच, ठीक है, ये एंगल हर एक कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी पॉइंट आ जाएगा, आपके पास फॉर्मूला था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πa, तो चल ही रहा था, अंदर फॉर्मूला था आपके पास sin φ2 प्लस sin φ1 के बराबर, ये था, ठीक है। इफ वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग देन φ1 एंड φ2 एंगल विल बिकम 90 डिग्री, φ1 और φ2 क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो उस केस के अंदर म्यू नॉट आई एज इट इज डिवाइडेड बाई 4πa एज इट इज, sin 90 प्लस sin 90 हो जाएगा 2, और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P of the center of the wire of infinite length would be equal to mu naught I divided by 2πa, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन P पॉइंट के ऊपर। क्लियर है भाई, यही आपको फाइंड आउट करना था, फर्स्ट केस यही था इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट केस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर कर रहा हूँ, देखो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम केस कंसीडर कर रहे हैं, स्पेशल केस है व्हेन कंडक्टर XY इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बट पॉइंट P लाइज नियर एनी ऑफ इट्स एंड्स, से X और Y। तो अब की बार क्या है आपके पास, वही एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर गिवन है ऐसे, ठीक है, उस वायर को आप XY बोल रहे हो, ठीक है, ये अब की बार मैंने उस वायर को ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। वो वायर अभी भी आप इनफाइनाइट लॉन्ग लेके चल रहे हो, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे डॉटेड पोर्शन दिखा देते हैं वायर के साथ अटैच करके, ठीक है। सेम इनिशियली क्या होता था, वो जो P पॉइंट था वो फर्स्ट केस के अंदर यहाँ कहीं सेंटर ऑफ द वायर के ऊपर, सेंटर ऑफ द वायर के नज़दीक लाई कर रहा था, क्लियर है। लेकिन अब की बार ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये शिफ्ट कर दिया गया है किसी भी एक एंड के ऊपर। तो इस बात को समझते हैं पहले कि मीनिंग क्या है इस चीज़ का। मान लेते हैं मैंने एक एंड के ऊपर शिफ्ट नहीं किया, पहले ये पीक पॉइंट मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट करते ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ए हो गई, ठीक है, क्योंकि वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये अगर मान लेते हैं इधर राइट डायरेक्शन में है, वो आइडियल एलिमेंट वेक्टर आप लोग यहाँ कंसिडर करोगे, ठीक है, और राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में आइडियल एलिमेंट वेक्टर आपने इस पॉइंट पे कंसिडर किया, लेट वे से यहाँ तक, ठीक है। तो एंगल्स को अगर देखें तो हमने क्या बताया था कि लेट वी से राइट में जो एंगल बनता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का और करंट एलिमेंट वेक्टर का, उस एंगल को आप डिनोट करते थे φ1 से, और राइट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में बनता था उसको आप डिनोट करते थे लेट वी से φ2 से। तो आप लोग क्या समझ रहे हो कि जैसे जैसे ये P पॉइंट किसी भी एक एंड कंडक्टर के इधर X एंड के ऊपर, X एंड कौन सा है, ये आर्बिट्रेरी X वैल्यू X पॉइंट लिख दिया आपने कोई भी इनफाइनाइट वायर का, और ये भी कोई आर्बिट्रेरी Y पॉइंट लिख दिया, ठीक है। तो जैसे ये P पॉइंट किसी X और Y एंड के नजदीक जाता है, वन ऑफ द एंगल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड अनदर एंगल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर ये P पॉइंट X एंड के नजदीक आया तो φ2 का एंगल डिक्रीज होता जाएगा, φ1 एंगल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये P पॉइंट
वाई एंड के नज़दीक चला जाता है यहाँ कहीं, ठीक है, तो वही पोजीशन में यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाती। लेकिन अगर आप इस पी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इस आइडियल एलिमेंट का करंट एलिमेंट वेक्टर लेते तो उसके लिए एंगल ये वाला बनता, डेट इज ये लेट वी से आपका बन जाता फाई 2 और ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाता फाई 1। तो देखो दोनों केस में आपको पता चल रहा हो कि जब पी पॉइंट को एक बार एक्स एंड के नज़दीक शिफ्ट करते हैं, एक बार वाई एंड के नज़दीक शिफ्ट करते हैं, तो एक्स के नज़दीक जब पी पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो फाई 2 एंगल डिक्रीज हो जाता है, फाई 1 इंक्रीज हो जाता है। वाई के नज़दीक अगर पी एंगल को शिफ्ट करते हैं तो फाई 1 डिक्रीज हो जाता है, फाई 2 इंक्रीज हो जाता है। तो मीनिंग ये हो गया कि इफ द वायर इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट, अगर वायर को इनफाइनाइट माना जाए एंड पी पॉइंट इज लाइंग एट एनी वन ऑफ इट्स एंड्स, इन दैट केस मैक्सिमम एंगल, वन ऑफ द एंगल लेट वी से इस केस के अंदर एक्स एंड के नजदीक अगर पी पॉइंट आता है तो वन ऑफ द एंगल दैट इज फाई 1 बिकम 90 डिग्री वेयर एज फाई 2 बिकम्स 0 डिग्री। ये आपका केस था, ठीक है, कि जब भी हम लोग when the observation point is shifted to any one end of the wire, in that case one of the angle becomes 90 degree, another angle becomes 0 degree for that infinite wire. In that case magnetic field induction at any point P, either this P point is lying on x end or near x end or near y end, तो आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला था, वो था आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, ठीक है, यहाँ आता था साइन फाई 2, तो साइन फाई 2 की वैल्यू आपके पास एक एंगल 0 बन जाएगा इनमें, फाई 2 एंगल को 0 बना दिया आपने तो साइन फाई 2 0 बन गया, प्लस साइन फाई 1 एंगल हो गया आपके पास 90 डिग्री के बराबर, साइन 0 0 साइन 91 के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी एट एनी वन ऑफ इट्स एंड बन गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई कह रहा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर आप कंपेयर करते हो तो जब पी पॉइंट उस इनफाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहता था, ठीक है, मतलब आर्बिट्रेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहता था, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, और जब वो पी पॉइंट किसी भी एक्स और वाई एंड के नजदीक रहता था तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। तो आप ये भी बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नियर द एंड्स ऑफ द करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द वायर, ठीक है, वायर के सेंटर पे, वायर्स के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर 2 पाई ए आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर तो एंड्स के नज़दीक 4 पाई आने स्टार्ट करता है, इसका मतलब एंड्स के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आधा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, सेंटर ऑफ द वायर के कंपैरिजन में, ठीक है। ये आपका था कौन सा केस, सेकंड केस था, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करते हैं, देखो तो नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, जब पी पॉइंट वायर के ऊपर ही आ जाए लेट वी से, ठीक है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं द थर्ड केस इज, या स्पेशल केस थर्ड लिख देते हैं हम लोग, और वो केस है व्हेन पॉइंट पी, व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हेन पॉइंट पी लाइज on the wire itself, on the current carrying wire itself, ठीक है, अगर वो जो P पॉइंट है उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर ही लाई कर रहे, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, देखो उस केस के अंदर या आपके पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था, एक्स वाई कंडक्टर एक्स से वाई की तरफ करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, छोटा सा करंट एलिमेंट वेक्टर लिया आपने, उसको आप आइडियल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक है। इनिशियली पी पॉइंट आपने यहाँ मानना था, तो ये पी पॉइंट इस आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा था, ठीक है। व्हेन दिस पी पॉइंट इज शिफ्ट ऑन द वायर इटसेल्फ, अब अगर ये पी पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर लेट वी से इस पॉइंट पे चला जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस थीटा एंगल विल बिकम 0, और थीटा एंगल किसके बीच में होता है, दिस थीटा इज एन एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड पोजिशन वेक्टर, ठीक है, करंट एलिमेंट वेक्टर और पोजिशन वेक्टर के बीच में एंगल, अगर करंट एलिमेंट वेक्टर और पोजिशन वेक्टर के बीच में एंगल जो थीटा होता है अगर वो 0 डिग्री पुट कर दिया जाता है तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पी पॉइंट के ऊपर, जो पी पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, वायर पे शिफ्ट कर दिया गया है, वो कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन पी पॉइंट लाइंग ऑन द करंट कैरिंग वायर इटसेल्फ, इन दैट केस angle between the current element vector and position vector becomes 0 degree. So in Biot-Savart's law sin 90 sin 0 degree becomes 0. So magnetic field induction on the wire itself, ठीक है, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द वायर इटसेल्फ वुड बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। यही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट केस था। चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर।
Okay student, let's see a numerical problem based on this application, first application of Biot-Savart's law, that is magnetic field due to straight current carrying conductor. Okay, क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर? टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर हेल्ड इन एज शोन इन फिगर। देखो यहाँ पे दो वायर्स दिखाई गई है, एक वायर है लेट वी से ओ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वायर है ओ वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर है? ये दोनों वायर सेमी इनफाइनाइट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी इनफाइनाइट? कि इनका एक एंड वायर का इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब ये तो एक एंड मैंने दोनों वायर्स का डॉटेड कर रखा है और एक एंड है ना वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब इन दोनों वायर्स का एक एंड ओ पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, ओ पॉइंट के ऊपर मिल रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, तो आपको बताना है क्या है, आपको बताना है वन कॉमन एंड ऑफ दिस वायर इज एट द ओरिजिन। इन दोनों वायर्स का एक कॉमन एंड है ना वो ओरिजिन के ऊपर है। इफ बोथ द कंडक्टर्स कैरी कैरिंग सेम करंट, अगर इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर सेम करंट कैरी कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट पी। ठीक है, इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है अगर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर गिवन है ए बी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दोनों वायर सेमी इनफाइनाइट है। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये हो गया जब हम इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे तो उनमें से एक एंगल को हम लोग 90 डिग्री मान के चलेंगे। क्लियर है? और एक एंगल यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, लेट वी से इस एंगल को मैं φ1 के बराबर मान लेता हूँ। क्लियर है? ओके, φ1 बोल देते हैं या θ1 बोल दो, आपकी मर्जी। ठीक है, सिमिलरली जब मैं ओ वाई वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ भी एक एंगल में 90 डिग्री के बराबर मान के चलूंगा और दूसरा एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट वी से φ2 डिग्री के बराबर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोनों के अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एक को मैंने φ1 और क्या बोल दिया, φ2 बोल दिया। ठीक है, तो लेट्स ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी। पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल रहे हैं ड्यू टू वायर ओ एक्स। ठीक है, या एक ओ एक्स वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला था आपके पास कंप्लीटली इनफाइनाइट वायर के लिए, आपके पास फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2 के बराबर। ये था आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला। अगर वायर सेमी इनफाइनाइट लोगे तो एक एंगल को आपने φ1 एंगल को आपने क्या बना दिया, 90 डिग्री के बराबर बना दिया। ठीक है, तो ये एंगल आपके पास क्या हो गया, 90 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू ओ एक्स वायर वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज। ठीक है, ये ए होता था फॉर्मूले के अंदर, ये होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द वायर। तो इस वायर से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई बी, ये वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ए पॉइंट की जगह क्या लिखोगे, ओ एक्स वायर के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी हो जाएगी, ओ वाई वायर के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो जाएगी। तो बी पुट कर दिया आपने। ठीक है, साइन 90 की जगह आपने 1 पुट कर दिया, प्लस साइन φ2 है यहाँ पे, साइन φt की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके पास ये ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसको मैं थोड़ा सा सेडिड कर रहा हूँ। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर φ2 या दोनों को φ2 लिख देते हैं, एक को मैं φ1 आपने यहाँ लिख दिया तो इनको मैं थीटा से नोट कर देता हूँ। लेट से एक एंगल को मैंने थीटा, एक को θ2 लिख दिया। तो θ1 कितना हो गया, θ1 हो गया यहाँ से साइन θ1 निकालना है आपको। ठीक है, साइन θ1 निकालना है। ठीक है, तो θ1 हो गया परपेंडिकुलर, साइन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया ये साइड, दैट इज ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस हो गई ये वाली साइड, और इसका हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सेमी इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल वायर। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, पाम रूल यूज करेंगे। पाम रूल क्या कहता है, अगर करंट इस वायर के अंदर इधर फ्लो कर रहा है ओरिजिन की तरफ, तो आप टिप ऑफ फिंगर उस साइड करोगे, जिस साइड आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और आधी फिंगर्स को कर्ल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। इसका मतलब इस ओ एक्स वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पी पॉइंट पे आएगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। मैं इनवर्ड इश्यू कर देता हूँ, ऐसे क्रॉस शो कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वे में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू ओ एक्स ओ वाई वायर। ठीक है, सेम वे म्यू नॉट एज इट इज आई एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज। ठीक है, यहां लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर, तो ओ वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर हो गया आपके पास ए। ओके, उसके बाद यहाँ साइन, इसमें भी साइन एक एंगल 90 ले रहे हो तो 1 आ जाएगा, प्लस दूसरा एंगल आ जाएगा साइन φ2 ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ साइन θ2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो साइन θ2 का करेंगे क्या, हम लोग साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे
उस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो ट्राइंगल में देखता हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर फाई 2 निकालना है, तो परपेंडिकुलर होगी ये वाली साइड, दैट इज बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दोनों का कॉमन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर, क्लियर है। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन निकालेंगे, तो इन दिस पर्टिकुलर OY वायर करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन वुड बी देन द थंब वुड बी इंडिकेटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। टिप ऑफ फिंगर आप पॉइंट की तरफ कर लोगे जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, और वहां पे आधी फिंगर्स को कर्ल कर दोगे, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, ठीक है। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड आ रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, वहां पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू OX वायर के अंदर पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू OY वायर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ऐड करेंगे हम लोग, तो म्यू नोट आई एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये दोनों के अंदर को एज इट इज है, पहले इस बी को मैं अंदर ले जाता हूं, तो यहां बन जाता है बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट, और बाहर आ जाएगा बी, क्लियर है। ये भी नीचे आएगा, सॉरी ये बी भी नीचे आएगा, 1/b आएगा, ठीक है। सिमिलरली प्लस म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, इसका भी कांस्टेंट हो गया। अब इसे एक लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1/a, बी एज इट इज है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट एज इट इज है, और बाहर आपके पास आ जाएगा ए आ जाएगा, ये बाहर, क्लियर है, ये ए हो जाएगा बाहर, क्लियर है यहां तक। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नोट आई एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज। इनको आप लेके सोल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास, ठीक है, कंप्लीट सोल्व कर लेना आप इसको, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज, एक बार आप लिख दोगे 1/a प्लस 1/b, एक साथ लिख दिया आपने, क्लियर है, प्लस इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों टर्म से 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, इनसे कॉमन निकालोगे तो अंदर बच जाएगा a बाई बी प्लस बी बाई ए के बराबर, यहां बच जाएगा, क्लियर है। ओके, इसको सोल्व करोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी वुड बी इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई आपके पास 4 पाई है, और ए भी यहाँ पे एलसीएम है वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो अंदर बच जाएगा आपका a प्लस बी प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ये आपका अंडर रह जाएगी टर्म, यही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन होगी पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, तो एनसर्कल्ड क्या लगाया जाएगा, क्रॉस यहाँ पे पुट किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और करवाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके अंदर एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करवाएंगे, तब देखो। थैंक यू।